विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सत्र के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य इस ऐच्छिक हिंदी पेपर नंबर 3 को देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने 2 छोटी छोटी किताबें रखी है, जिसमें से पहली किताब कथा यात्रा है, जिसे डॉक्टर माधव सोनटक्के जी ने संपादित किया है। इस कथा यात्रा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत से हमने लगभग 3 कथाओं को देखा। पहली कथा जमींदार का दृष्टांत, जे न्यूटन। दूसरी कथा एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे। तीसरी कथा उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और अब हम जो है तो चौथी कथा जो देखने जा रहे हैं वो है नैराश्य। इसके रचयिता है उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी। तो देख लीजिए, हम नैराश्य इस कथा के रचयिता का क्या है, सर्वप्रथम स्थूल परिचय आप लोगों के सम्मुख रखने वाले हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ है। वे हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक है। उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। आगामी एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचंद ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। प्रेमचंद के पूर्व कहानियां थी नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसके पूर्व भी कहानियां थी, किंतु अय्यारी, काल्पनिक, तिलिस्मी, पंचतंत्र, यह हमें दिखा देता है कि जो है तो अलिफ लैला या अकबर बिरबल, है ना। तो इस प्रकार की आदि बाबा चालीस चोर की जो है तो कहानियां वगैरह, कथाएं वगैरह देखने के लिए मिलती थी। वो सब अय्यारी, काल्पनिक, तिलिस्मी थी। और सर्वप्रथम उसे जो है तो यथार्थवादी वास्तविक रूप में जो है तो यहाँ पर लेखनीबद्ध करने का कार्य किसी ने क्या होगा, तो हमें दिखाई देता है कि वो जो है तो क्या है, प्रेमचंद है। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा सूदी संपादक थे। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जब हिंदी में तकनीकी सुविधाओं का अभाव था, उनका योगदान अतुलनीय है। प्रेमचंद के बाद जिन लोगों ने साहित्य को सामाजिक सरोकार और प्रगतिशील मूल्यों के साथ आगे बढ़ाने का काम किया, उनमें यशपाल से लेकर गजानन महादेव मुक्तिबोध तक शामिल है। उनके पुत्र हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार अमृत राय है, जिन्होंने उन्हें कलम का सिपाही नाम दिया था। और उनकी जीवनी जो है कलम का सिपाही, उन्होंने क्या है लिखी हुई थी। तो ऐसे महान विद्वान का जन्म जो है, मैंने बताया आपको कि इनका जन्म जो है वाराणसी के निकट जो है एक ग्राम है जिसका नाम है लमई, वहां पर 13 जुलाई 1880 को हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था। पिता मुंशी अजायब राय लमई में डाक मुंशी थे, डाकिया। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ। उन्हें पढ़ने की बहुत इच्छा थी, शौक था।
बचपन से ही वो जो है तो क्या है, 13 वर्ष की आयु से ही उन्होंने 30 में होशरुबा पढ़ लिया और उन्होंने उर्दू में मशहूर रचनाकार रतन नाथ शरसार, मिर्जा हादी और मौलाना शरर के उपन्यास से परिचय प्राप्त कर लिया। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानिक विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। 1910 में उन्होंने अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर पास किया और 1919 में बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता तथा 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो गया। इनकी आर्थिक स्थिति बड़ी विपन्नतामय थी और उनको जो है तो बड़ा संघर्ष करना पड़ा। वो जो है तो साहूकारों से पैसे ले लेके तंग आए हुए थे और जीविका अर्जन के लिए जो राशि उन्हें मिलती थी वो क्या है, काफी नहीं होती थी। प्रारंभ में उन्होंने जो है तो ट्यूशन वगैरह लेके भी जो है तो कार्य किया और इस प्रकार का प्रारंभिक जीवन उनका संघर्षमय रहा। उनका पहला विवाह उन दिनों की परंपरा के अनुसार 15 साल की उम्र में ही हुआ। अब देख लीजिए, पहले बाल विवाह ही हुआ करते थे, आजादी के पहले की ये बात है। और ये बाल विवाह होने के पश्चात हमें दिखाई देता कि उन्होंने उसके पश्चात दूसरा विवाह जो है तो विधवा विवाह का समर्थन करते हुए 1906 में अपनी प्रगतिशील परंपरा के अनुरूप बाल विधवा शिवरानी देवी से किया। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। 1910 में उनकी रचना सोजे वतन राष्ट्र का विलाप के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब किया और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया। सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर दी, नष्ट कर दी, उसे जो है तो आग के हवाले कर दिया, उसकी होली कर दी और कलेक्टर ने नवाब राय को हिदायत दी कि अब वे कुछ भी नहीं लिखेंगे, यदि लिखा तो जेल भेज दिया जाएगा। इस समय तक प्रेमचंद धनपत राय नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादक और उनके अजीज दोस्त मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। इसके बाद वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। उन्होंने आरंभिक लेखन जमाना पत्रिका में ही किया। जीवन के अंतिम दिनों में वे गंभीर रूप से बीमार पड़े। उनका उपन्यास मंगलसूत्र पूरा नहीं हो सका और लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र उनके पुत्र अमृत राय ने क्या है पूरा किया हुआ देखने को मिलता है। ऐसे महान विभूति, ऐसे महान कलाकार, ऐसे महान रचनाकार का जो कार्य क्षेत्र है वो देखने पर हमें उनके साहित्य के क्षेत्र का भी क्या है अनुमान लगाना आसान हो जाता है। प्रेमचंद आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह और उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। यूं तो उनके साहित्य जीवन का आरंभ 1901 से ही हो चुका था, पर उनकी पहली हिंदी कहानी सरस्वती पत्रिका के दिसंबर अंक में 1915 में सौत नाम से प्रकाशित हुई और 1936 में अंतिम कहानी कफन नाम से क्या है प्रकाशित हुई। 20 वर्ष की इस अवधि में उनकी कहानियों के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। उनसे पहले हिंदी में काल्पनिक, अय्यारी, पौराणिक, धार्मिक रचनाएं की जाती थी। प्रेमचंद ने हिंदी में यथार्थवाद की शुरुआत की और भारतीय साहित्य का बहुत सा विमर्श जो बाद में प्रमुखता से उभरा, चाहे वो दलित साहित्य हो या नारी साहित्य हो, उसके जड़ें कहीं गहरी प्रेमचंद के साहित्य में दिखाई देती है। प्रेमचंद के लेख पहली रचना
के अनुसार उनकी पहली रचना अपने मामा पर लिखी हुई व्यंग्य थी, जो अब अनुपलब्ध है। उनका पहला उपन्यास लेखन उनका उर्दू उपन्यास असरारे माबीद है। प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास हम खुरमा और हम सवाब, जिसका हिंदी रूपांतर प्रेमा नाम से 1960 में क्या है प्रकाशित हुआ। इसके बाद प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन नाम से आया, जो 1908 में प्रकाशित हुआ। सोजे वतन यानी देश का दर्द, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होने के कारण इस पर अंग्रेजी सरकार ने रोक लगा दी और उसके लेखक को भविष्य में इस तरह का लेखन न करने की चेतावनी दी गई। इसके कारण उन्हें नाम बदलकर लिखना पड़ा और प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका में दिसंबर 1910 के अंक में क्या है प्रकाशित हुई। मरणोपरांत उनकी कहानियां मानसरोवर नामक से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। कथा सम्राट प्रेमचंद का कहना था कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। यह बात उनके साहित्य में उजागर हुई है और 1921 में उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर अपनी नौकरी छोड़ दी। कुछ महीने मर्यादा पत्रिका का संपादन भार संभाला। 6 साल तक माधुरी नामक पत्रिका का संपादन किया और 1930 में बनारस से अपना मासिक पत्र हंस शुरू किया और 1932 के आरंभ में जागरण नामक एक साप्ताहिक और निकाला। उन्होंने लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय प्रगति लेखक संघ के सम्मेलन का अध्यक्षता का स्थान भी स्वीकार किया। उन्होंने मोहन दयाराम भवानानी की अजंता सिनेटोन कंपनी में कहानी लेखक की नौकरी भी की और 1934 में प्रदर्शित मजदूर नामक फिल्म की कथा लिखी और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के पहले ही 2 महीने का वेतन छोड़कर वो बंबई से बनारस आए और इससे भी ज़्यादा यहाँ की फिल्म दुनिया का हवा पानी उन्हें क्या है रास नहीं आया। उन्होंने मूल रूप से हिंदी में 1915 से कहानियाँ लिखना और 1918 से उपन्यास लिखना शुरू किया था। प्रेमचंद ने कुल करीब 300 कहानियाँ, लगभग 1 दर्जन उपन्यास और कई लेख लिखे, कुछ नाटक भी लिखे, कुछ अनुवाद कार्य भी किया। प्रेमचंद के कई साहित्यिक कृतियों का अंग्रेजी, रूसी, जर्मनी साहित्यिक भाषाओं में क्या है अनुवाद हुआ। गोदान उनकी कालजयी रचना है। कफन उनकी अंतिम कहानी मानी जाती है और उन्होंने हिंदी और उर्दू में पूरे अधिकार से लिखा। उनकी अधिकांश रचनाएं मूल रूप से उर्दू में लिखी गई है, लेकिन उनका प्रकाशन हिंदी में पहले हुआ। 33 वर्ष के रचनात्मक जीवन में वे साहित्य की ऐसी विरासत सौंप गए जो गुणों की दृष्टि से अमूल्य है और आकार की दृष्टि से असीम। देख लीजिए, रूस के मैक्सिमम गोर्की जो है उनका माँ उपन्यास तथा प्रेमचंद का गोदान, यह उपन्यास विश्वविख्यात उपन्यास है और इनकी तुलना विश्व साहित्य स्तर पर जो है तो क्या है हमें दिखाई देता है कि की जाती है। तो इस प्रकार हमने नैराश्य कहानी के रचयिता मुंशी प्रेमचंद जी का परिचय आप लोगों के सम्मुख रखा। अब हम नैराश्य कहानी के सार को आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहे हैं। देख लीजिए किस प्रकार की उनकी कहानी है। प्रस्तुत कहानी नैराश्य कथा सम्राट प्रेमचंद की यह एक प्रसिद्ध कहानी है। प्रस्तुत कहानी नैराश्य में प्रेमचंद जी ने नारी जीवन से जुड़ी पुत्र कामना की समस्या तथा पुत्रियों की अवहेलना और उससे पिसती नारी की कसमसाहट को यथास्थितिवाद के साथ अभिव्यक्त किया है। देख लीजिए, आज भी समाज में बहुत सारे ऐसे लोग देखने के लिए मिलते हैं। पुत्र कामना के कारण वो जो है तो स्त्रियों को किस तरह से उसकी अवहेलना करते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं, उन्हें तकलीफ देते हैं। और सही रूप में, मूल रूप में यदि साइंटिफिक दृष्टिकोण से
हम देखते हैं तो पता चलता है पुत्र उत्पन्न होने के लिए स्त्री जिम्मेवार नहीं है, पुत्र उत्पन्न होने के लिए पुरुष है। पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होता है, स्त्री में केवल एक्स होता है ना। एक्स एक्स मिलने से और एक्स वाई मिलने से, है ना, कौन उत्पन्न होता है आपको भली बात ही मालूम है। तो यहाँ पर इसके लिए पुरुष जिम्मेदार होते हुए भी नारी को क्या है, दोष दिया जाता है। आज भी इतना अज्ञान समाज में देखने के लिए मिलता है। और पुत्र कामना की जो है तो क्या है, अपेक्षा रखने वाले ये लोग जो है वास्तविकता को न समझते हुए किस तरह से नारी को दोष देते हैं, और ये नारी उसमें किस तरह से पीसी जाती है, और उसकी कसमसाहट, उसकी यथास्थितिवाद के साथ अभिव्यक्त करने का कार्य इस कहानी की प्रमुख पात्र निरुपमा नामक ऐसी स्त्री है जिसे 3 पुत्रियां हैं। नैराश्य कहानी की जो नायिका है उसका नाम निरुपमा है, और इसे क्या है, 3 पुत्रियां है। केवल पुत्रियों के ही जन्म के कारण उसकी स्थिति घर में नगण्य हो गई है। उसका पति घमंडी लाल त्रिपाठी पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाला ऐसा व्यक्ति है जो पुत्रियां पाकर सीधे मुंह भी अपनी पत्नी से बात नहीं करता। वो कई कई दिन तक घर से बाहर रहता है। निरुपमा उसके प्रेम की एक मृदु मुस्कान के लिए भी क्या है, तरस कर रह जाती है। मैंने बताया आपको कि पुत्र हो या पुत्री हो, इनके जो है तो पैदा होने में पुरुष का हाथ है, स्त्री उसको जिम्मेदार नहीं है। लेकिन घमंडी लाल त्रिपाठी जो है अपने पत्नी को ही उसका जिम्मेदार मानता है। हर समय में पुत्र ही हो रही है, उसे जो है तो पुत्र होना, पुत्र वंश के लिए चाहिए था, और वो पुत्र न होने के कारण वो जो है तो सीधे मुंह अपनी बीवी से बात भी नहीं करता था, और कई कई दिन तक जो घर से बाहर रहता था, ये जो है तो अपने पति की एक मुस्कान देखने के लिए जो है तो क्या है, तरस कर रह जाती थी, और अपना जीवन क्या है, बड़ी यातना से जो है तो व्यापित करती थी। घमंडी लाल ने इस बार साफ शब्दों में निरुपमा को कहा था कि अगर इस बार भी पुत्री का जन्म हुआ तो मैं घर छोड़कर ही चली जाऊंगा। निरुपमा ने न जाने कितने व्रत उपवास रखे, पूजा आदि तो उसका नित्य नियम था ही। अवसाद के इन क्षणों में वो अपनी भाभी को पत्र लिखकर दुख प्रकट करती है। अब क्या करेगी बेचारी, अबला है, नारी है। पुत्र प्राप्त न होने के कारण ये जो है तो पति उनसे नाराज होने के कारण ढेर सारी वो जो है तो धार्मिक जो है तो पूजा पाठ अर्चना व्रत सब करने पर भी जो है तो उसको क्या है, पुत्र प्राप्ति न होने पर वो जो है तो घर छोड़कर निकल जाने का जो है तो बात अपनी पत्नी से कहता है, तो और बेचारी क्या अधिक दुखी हो जाती है, और वो अपने भाभी को अपने दिल का हाल पत्र के माध्यम से क्या है, प्रकट करती है। और पत्र को पाकर भाभी उसके सदन को समझाती है, उसके घर वालों को, घर को क्या है, समझाती है। वो निरुपमा को जवाबी पत्र में लिखती है कि शीघ्र ही तुम्हारे भाई तुम्हें लेने आएंगे। यहाँ एक सच्चे महात्मा आए हुए हैं जिनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता। कितनी अभागी स्त्रियां उनके आशीर्वाद के कारण पुत्रवती हुई है। निरुपमा ने पत्र की बात अपने पति को बताई, पर उन्होंने कोई उत्साह न दिखाया। कई दिनों पश्चात निरुपमा अपनी पुत्रियों के साथ मायके गई। भाभी ने खुले मन से स्वागत किया। पुत्रियों को देखकर वो निरुपमा के ससुराल वालों को कोसने लगी। महात्मा के संदर्भ में पूछने पर उसने बताया कि महात्मा की बात झूठ है। इस बहाने से यदि इस बार तुम्हें पुत्र हुआ तो क्या कहना, पर यदि पुत्री ही हुई तो भी शायद कुछ समय तो तुम्हारा सुखी होगा। भाभी के बताए जाने पर निरुपमा ने अपने पति को पत्र द्वारा बताया कि महात्मा के दर्शन हुए हैं
और उन्होंने पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद भी दिया है। 3-4 महीने के अंदर निरुपमा अपने घर गई। देख लीजिए किस प्रकार से हमें दिखाई देता है कि प्रेमचंद जी ने नारी जीवन से जुड़ी पुत्र कामना की जो समस्या है, उस समस्या के कारण घर के अंतर्गत उसकी क्या स्थिति होती है, उसे किस तरह संघर्षरत रहना पड़ता है, किन-किन परिस्थितियों से जूझना पड़ता है, उसकी किस तरह से जो है तो अवस्था होती है और वो बेचारी अबला अपनी पुत्रियों को लेकर किस तरह से जो है तो अपना जीवन यापन करती है और पिता जो है तो मानो उनके करीब आने के लिए भी तैयार नहीं है। इस प्रकार की बातें होने पर, भाभी को पत्र लिखने पर, भाभी द्वारा जो है तो कुछ समय तो सुकून से बीत जाएगा कहकर झूठ-मूठ की जो है तो क्या है, आशीर्वाद की एक जो है तो साधु महाराज की बात बनाती है और वो कहती है कि एक बड़े महात्मा, सच्चे महात्मा यहाँ आए हुए हैं और उनके आशीर्वाद से बहुत सारी जो है तो नारियों को, स्त्रियों को जो है तो क्या है पुत्र प्राप्त हुए हुए हैं, पुत्रवती हुई हुई है। यकीनन इनका भी क्या है पुत्र होगा और उसे ऐसी आशा बताकर हकीकत से जो है तो अगवा कराते हुए कुछ समय के लिए यहाँ भी उसका अच्छा समय व्यतीत करती है और फिर 3-4 महीने के बाद निरुपमा अपने घर जाती है, तो वहाँ पर भी उसका यकीनन अच्छा ही जो है तो क्या है वक़्त गुज़रने वाला है और ये भाभी का प्लान है उनके। यहाँ तक का भाग हम देखने के बाद आगे का भाग जो है तो आगे के घंटे में देखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हम जो है तो क्या है यहाँ रुकते हैं।